यह कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव की है, जहां एक पुराना और खंडहर हो चुका घर था। गांव वाले कहते थे कि उस घर में आत्माओं का वास है। रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी रोने की, कभी हंसने की। एक बार गांव में एक साहसी युवक राहुल आया। वह इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने तय किया कि वह उस खंडहर में रात बिताकर सबको साबित करेगा कि ये केवल अफवाहें हैं। उस रात राहुल ने एक लालटेन और अपनी छोटी सी झोली लेकर खंडहर का रुख किया। खंडहर में घुसते ही वहां की ठंडी और भारी हवा ने उसे महसूस कराया कि कुछ तो अजीब है, लेकिन वह डरा नहीं। उसने एक कोने में अपनी लालटेन रखी और बैठ गया। आधी रात होते होते ठंडी हवा तेज हो गई। अचानक राहुल को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। उसने लालटेन की रोशनी में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक जोर की हंसी गूंजी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर पड़ी। एक सफेद साया सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। वह धीरे धीरे राहुल के करीब आने लगा। राहुल डर से जड़ हो गया। वह बोलना चाहता था, लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक गए। सफेद साया उसके करीब आया और धीरे से बोला, तुम यहां क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? साया बोला, मैं इस घर का मालिक था। सालों पहले मेरी हत्या कर दी गई थी और तब से मेरी आत्मा यहां कैद है। जो भी इस घर में आता है उसे मैं चेतावनी देता हूं। राहुल ने कांपते हुए कहा, मैं अब कभी यहां नहीं आऊंगा, मुझे जाने दो। साया ने कहा, जाओ, लेकिन बाकी लोगों को भी यहां आने से रोकना। यह जगह उनके लिए सुरक्षित नहीं है। राहुल ने बिना पलट कर देखे वहां से भाग लिया। अगली सुबह उसने गांव वालों को सब कुछ बताया। इसके बाद किसी ने भी उस खंडहर के करीब जाने की हिम्मत नहीं की। आज भी वह खंडहर सुनसान खड़ा है और गांव वाले शाम ढलते ही वहां से दूर चले जाते हैं। कहते हैं वहां अब भी वह आत्मा भटकती है। गांव वाले खंडहर से दूरी बनाए रखते थे, लेकिन समय बीतने के साथ उस घटना की बातें धीमे धीमे खत्म होने लगी। हालांकि कुछ युवा इसे केवल डराने वाली कहानी मानते थे, और एक दिन उनमें से 3 दोस्तों अंकित, विक्रम और सोनू ने खंडहर की सच्चाई जानने का फैसला किया। वे सबने मिलकर रात को खंडहर में जाने की योजना बनाई। राहुल ने उन्हें रोका, लेकिन वे उसकी बातों को मजाक समझकर हंसते हुए चले गए। वे तीनों अपने साथ एक टॉर्च, मोबाइल फोन और कुछ खाने पीने का सामान लेकर खंडहर की ओर चल पड़े। खंडहर में घुसते ही उन्हें वहीं भारी और ठंडी हवा महसूस हुई जो राहुल ने बताई थी। अंदर सब कुछ सन्नाटे में डूबा हुआ था, लेकिन कभी कभी अजीब आवाजें आती, जैसे किसी के कदमों की या दरवाजे के हल्के से बंद होने की। अंकित ने हंसते हुए कहा, यह सब हमारा वहम है, कोई भूत वूत नहीं होता। बाकी दोनों भी सहमति में सिर हिलाने लगे। वे खंडहर के अंदर गहराई में जाने लगे। तभी अचानक विक्रम को ऐसा लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह घबराकर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सोनू ने मजाक में कहा, तुझे भूत ने छू लिया होगा। सब हंस पड़े, लेकिन विक्रम के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुरानी सीढ़ी दिखी जो ऊपर के कमरों की ओर जाती थी। तीनों ने तय किया कि वे ऊपर जाकर देखेंगे। जब वे सीढ़ियों पर चढ़ने लगे तो हर कदम के साथ फर्श पर चरमराहट की आवाज गूंजने लगी। ऊपर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि वहां एक टूटा हुआ आईना था। अचानक आईने में उन्हें अपने पीछे किसी की परछाई दिखी। वे पलटे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सोनू ने घबराकर कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें यहां और रुकना चाहिए, चलो वापस चलते हैं। लेकिन अंकित ने उसे शांत रहने को कहा। तभी पूरे कमरे में एक अजीब सी ठंडी लहर दौड़ गई। तीनों को ऐसा महसूस हुआ कि वे हिल भी नहीं सकते। अचानक वही सफेद साया आईने से बाहर निकल आया। उसकी आंखों से गुस्सा झलक रहा था। साया गरजते हुए बोला, मैंने चेतावनी दी थी कि यहां कोई ना आए। तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तीनों चिल्लाते हुए बाहर भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, वह जाम हो गया। सफेद साया धीरे धीरे उनके पास आता गया। तभी सोनू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम यहां सिर्फ सच्चाई जानने आए थे। साया रुक गया और गुस्से में बोला, यह सच्चाई जानकर तुम क्या करोगे? मैं इस घर में तब तक फंसा रहूंगा
जब तक मेरी हत्या का बदला नहीं लिया जाता। सोनू ने साहस जुटाकर पूछा, तुम्हारी हत्या किसने की थी? हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। साया ने कुछ क्षण शांत रहकर कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरी कहानी सुनो। इसके बाद साया ने बताया कि उसकी हत्या गांव के ही कुछ लालची लोगों ने जायदाद हथियाने के लिए की थी। उसने उनका नाम बताया और कहा कि अगर वे उसके कातिलों को सजा दिला पाए तो वह हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। तीनों दोस्तों ने वादा किया कि वे सच्चाई का पता लगाकर न्याय दिलाएंगे। इसके बाद दरवाजा खुल गया और वे खंडहर से बाहर भाग निकले। अगले दिन से वे साया की बताई जानकारी के आधार पर सबूत जुटाने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह रास्ता जितना डरावना था उतना ही खतरनाक भी। अंकित, विक्रम और सोनू ने साया की बातों को गंभीरता से लिया और उस घटना की गहराई से छानबीन शुरू कर दी। साया ने जिन लोगों का नाम लिया था वे गांव के प्रभावशाली और धनवान लोग थे। उन पर आरोप लगाना आसान नहीं था, क्योंकि वे अपने पैसे और रसूख से किसी भी आरोप को दबा सकते थे। तीनों ने तय किया कि वे सबसे पहले उन पुराने कागजात और जमीन से जुड़े दस्तावेजों का पता लगाएंगे जिनकी वजह से हत्या हुई थी। उन्होंने गांव के रजिस्ट्री ऑफिस और पुराने सरकारी रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए। काफी मेहनत के बाद उन्हें एक ऐसा दस्तावेज मिला जिसमें साया यानी उस पुराने घर के असली मालिक के नाम पर सारी संपत्ति दर्ज थी, लेकिन अगले ही पन्ने पर हस्ताक्षर फर्जी दिख रहे थे, जिनके आधार पर यह संपत्ति कुछ अन्य लोगों के नाम कर दी गई थी। अब उनके पास पहला सबूत था, लेकिन यह काफी नहीं था। उन्हें साया की हत्या से जुड़ी ठोस जानकारी चाहिए थी। इसके लिए उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामदास से मिलने का सोचा। रामदास उस समय गांव में मौजूद थे जब यह घटना घटी थी। जब वे रामदास के पास पहुंचे और साया की बात बताई तो रामदास पहले तो डर गए। उन्होंने कहा, तुम लोग खतरनाक खेल खेल रहे हो। वे लोग बहुत ताकतवर हैं, लेकिन अगर सच्चाई जाननी है तो सुनो। रामदास ने उन्हें बताया कि साया, जिसका असली नाम रघुवीर था, एक ईमानदार और नेक दिल इंसान था। उसने कई गरीबों की मदद की थी, लेकिन गांव के कुछ लालची जमींदारों की नजर उसकी संपत्ति पर थी। उन्होंने पहले उसे डराने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माना तो एक रात उसे धोखे से उसके ही घर में बुलाकर मार डाला। रामदास ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने कहा कि उस रात रघुवीर को मारने वाले 4 लोग थे और उनमें से एक व्यक्ति आज भी गांव में है। बाकी 3 लोग या तो गांव छोड़ चुके हैं या मर चुके हैं। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे अब इस आखिरी व्यक्ति का पता लगाएंगे। उन्होंने गांव के बड़े बुजुर्गों से पूछताछ शुरू की और आखिरकार पता चला कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गांव का मौजूदा मुखिया हरिराम था। हरिराम के बारे में जानकर तीनों हैरान रह गए, क्योंकि वह हमेशा समाज सेवा और ईमानदारी की बातें करता था, लेकिन वे जानते थे कि वह इस सच्चाई को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तीनों ने योजना बनाई कि वे हरिराम से सीधे न लड़कर पहले और सबूत जुटाएंगे। उन्होंने गांव के पुराने लोगों और कुछ गुप्त गवाहों से बातचीत की। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि हरिराम की संपत्ति का अधिकांश हिस्सा रघुवीर की जमीन से आया था। एक दिन उन्होंने हरिराम के घर के पास छुपकर उसकी बातचीत सुनी। हरिराम अपने किसी साथी से कह रहा था, अगर उन लड़कों ने ज्यादा ताक झांक की तो उन्हें भी रघुवीर जैसा कर देंगे। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। यह सबूत काफी था। उन्होंने उस बातचीत को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। अगले दिन तीनों ने पुलिस के पास जाकर सारी जानकारी और सबूत सौंप दिए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और हरिराम को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जब हरिराम को सजा हुई तो तीनों दोस्तों ने खंडहर जाकर साया को यह खुशखबरी सुनाई। सफेद साया उनके सामने प्रकट हुआ और कहा, तुमने मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाई। अब मैं शांति से जा सकता हूं। तुम्हारा धन्यवाद। इसके बाद साया धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। खंडहर में एक अजीब सी शांति छा गई। अब वह खंडहर खाली था और गांव वालों ने डरना बंद कर दिया। राहुल, अंकित, विक्रम और सोनू गांव में हीरो बन गए। यह कहानी यह सिखाती है कि सच्चाई और साहस हमेशा जीतते हैं, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो।